जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मी पेंशनभोगी सैनिकों, सीएपीएफ सैनिकों और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए आज की मुख्य खबरें हैं। डीएडीआर 60% आ गए। एआईसीपीआईएन के आंकड़े 4 पॉइंट बढ़े। ईसीएचएस कार्ड धारकों पर एक्शन, एसओपी जारी हुई है, इस पर बात करेंगे। और 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 3 कारकों से फिटमेंट फैक्टर 2.13 तक पहुंचेगा, इस पर बड़ी अपडेट है। अब 2026 से हर साल 1 लाख नए अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस पर बड़ी अपडेट है। ईपीएस 95 पेंशन 9,000 रुपये, बजट से पहले 800% की बढ़ोतरी होगी, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले एक खबर आई है डीएडीआर को लेकर। एआईसीपीआईएन के ताजे आंकड़े आए हैं जिसमें 0.4 की बढ़ोतरी हुई है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एआईसीपीआईएन के आंकड़े आए हुए हैं 28/11/2025 को। ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी हुए हैं। इन आंकड़ों में 0.55 की बढ़ोतरी हुई है। और बता दें ये अक्टूबर महीने के एआईसीपीआईएन आंकड़े हैं। इसमें अब 1.47 हो गया है, पहले 147.3 थे, जो कि 0.4 की बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से डीएडीआर कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेशन सीट से आपको मैं बताऊंगा कि डीएडीआर कितना हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, डीएडीआर की कैलकुलेशन सीट है जिसमें कि एआईसीपीआईएन के आंकड़े दिए हुए हैं अक्टूबर तक। 2 महीने के अभी और बाकी हैं आने, नवंबर और दिसंबर के। नवंबर दिसंबर के जैसे आंकड़े आएंगे उस हिसाब से आपका डीएडीआर फाइनल हो जाएगा। आपको पता है कि अभी जून तक जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े थे 145 थे, जो कि 58% डीए आपको अभी इस समय मिल रहा है। लेकिन 4 महीने के और एआईसीपीआईएन के आंकड़े आए हैं, उसमें डीएडीआर कितना बढ़ा है, तो ये डीएडीआर हो गया है 59.60, यानी कि 59 और 60 के बीच में डीएडीआर हो गया है। 2 महीने के और डीए के आंकड़े जो आएंगे उसके एआईसीपीआईएन के आंकड़ों से समझ में आ रहा है कि 50 के बाद 60% डीए हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो डीए है वो मात्र 2% इन छमाही में बढ़ेगा। तो 2% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर से। लेटर जारी हुआ है एसओपी फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ईसीएचएस मेंबर्स। ईसीएचएस कार्ड होल्डर हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और इसके लिए एक एसओपी जारी हुई है जो कि 7 नवंबर 2025 की एसओपी है। इस पर एक्स सर्विसमैन और जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए एक्शन की बात कही गई है। क्या एक्शन होगा और क्यों एक्शन होगा, तो इसमें पूरी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है एसओपी फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ईसीएचएस मेंबर्स। जो ईसीएचएस मेंबर कार्ड का मिसयूज कर रहे हैं उन पर एक्शन होगा। और ये कई जगह देखा गया है अलग अलग ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में कि जो एक्स सर्विसमैन हैं या उनके डिपेंडेंट हैं, उनका जो कार्ड है उनका मिसयूज किया जा रहा है खुद एक्स सर्विसमैन द्वारा। ऐसे में किन किन चीज़ों में मिसयूज हो रहा है कि डिपेंडेंट की अगर एज 25 साल हो गई या उनकी शादी हो गई है तो आप उनकी सूचना ईसीएचएस को नहीं दे रहे हैं और लगातार उनकी इलाज करा रहे हैं, तो उस पर एक्शन होगा। माता पिता का गलत आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है गलत प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर एक्शन होगा। तो इन चीज़ों पर एक्शन के लिए ये एसओपी जारी हुई है। एक्शन कौन लेगा, तो एक्शन पर इसमें दिया हुआ है कि कौन एक्शन लेगा। एक्शन एट स्टेशन हेडक्वार्टर के तरफ से एक्शन लिया जाएगा और इसमें केस बनाया जाएगा कि ये आप फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस पर सावधान रहें। कोई भी ईसीएचएस कार्ड होल्डर अगर 25 साल से ज़्यादा एज हो जाती है बच्चे की तो उनको लागू नहीं है। इसके साथ में ईसीएचएस कार्ड होल्डर के जो माता पिता हैं उनके लिए भी ईसीएचएस की जो फैसिलिटी है वो आप तभी ले सकते हैं जब आप सही इनकम सर्टिफिकेट माता पिता की प्रोड्यूस करते हैं और ऑनलाइन सबमिट करते हैं। तो इसके लिए एसओपी जारी हो गई है। आप गलत पाए गए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग में 3 कारक हैं जिससे फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, और वो 3 कारक कौन से हैं, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा इन कारकों के हिसाब से।
तो 8वें वेतन आयोग के तहत जो वेतन वृद्धि होगी उसके 3 प्रमुख कारक हैं, मुद्रास्फीति, जीवन यापन सूचकांक और AICPIN। इन्हीं 3 कारकों से आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। पे कमीशन की जो रिपोर्ट होगी वो कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन और निदेशक मुख्य विजन अधिकारी प्रतीक वैद्य का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर की गणना के लिए कोई निर्धारित वैधानिक सूत्र या फार्मूला नहीं है। प्रत्येक आयोग गुणांक निकालने के लिए प्रचलित डेटा पर निर्भर करता है, जैसे कि 7th पे कमीशन में हुआ था। 2.57 का एक समान फिटमेंट फैक्टर सभी को दिया गया था, जिसमें कि 2.25 ने तो जो डीए है आपका उससे ले लिया गया था, यानी कि 125% डीए हो गया था, और उसे बढ़ाकर 2.25 फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक बन जाता है। इसके साथ में 14% की बढ़ोतरी वास्तविक कर दी गई थी, तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। कृष्णमूर्ति का कहना है कोई निश्चित सूत्र नहीं है। अधिकांश समितियां एक मानक दृष्टिकोण का उपयोग करती हैं, जिसमें मुद्रास्फीति यानी कि बाजार के रेट, महंगाई दर इस को निर्भर करती हैं। जीवन यापन सूचकांक यानी कि AICPIN को बाजार में जो समानता है उसको लाने की कोशिश किया जाता है, और जो आपका DADR है इसको देखकर आपका फिटमेंट फैक्टर तैयार किया जाता है। मौजूदा फिटमेंट फैक्टर जो 6 CPC में दिया गया था, 6 CPC में 1.74 फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया था वेतन आयोग की तरफ से, लेकिन कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधित्व के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे बढ़ाकर 1.86 कर दिया गया था, यानी कि उसे बढ़ा दिया गया था सरकार की तरफ से। और उस समय सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार पर अगर दबाव डाला जाता था तो वो सरकार काम भी कर देती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कई बार दबाव भी काम नहीं आता है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी दबाव बना रहे हैं और लगातार लेटर लिख रहे हैं। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह पटेल बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लिए संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.13 हो सकता है, जो इस समय AICPIN यानी कि DADR है उसके हिसाब से। दूसरी बड़ी खबर है अग्निवीर भर्ती बम्पर होगी 2026 से। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके मुताबिक ये खबर आई है, अब हर साल करीब 1 लाख नए अग्निवीर लाने की तैयारी है सरकार की, और इस तैयारी में सरकार 2026 से ये भर्ती करेगी। लगातार सेना में सैनिकों की कमी है। भारतीय थल सेना बहुत जल्द अग्निवीरों की भर्ती लगभग दुगनी करने जा रही है। अगले चक्र में हर साल करीब 1 लाख नए अग्निवीर लिए जाएंगे। अभी तकरीबन 3 साल पहले 2022 में सिर्फ 40,000 लिए जा रहे थे हर साल। अब ये संख्या दुगनी हो जाएगी, और इसका कारण है कि थल सेना में करीब 1,80,000 सैनिकों की कमी चल रही है। 2020-21 में कोरोना की वजह से 2 भर्तियां रुक गई थीं। अब हर साल 60 से 65,000 जवान रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन नए अभी जो जवान हैं वो रिटायर होंगे, और जो अग्निवीर हैं 2026 से भी रिटायर होना शुरू हो जाएगा। तो इससे काफ़ी बड़ी कमी हो जाएगी। इसलिए अब ये सरकार ने प्लान बनाया है कि 2026 से इसकी भरपाई की जाए और 1 लाख अग्निवीर यानी कि डबल अग्निवीर भर्ती किए जाए। एक अच्छी खबर है EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए। बजट से पहले सरकार EPS 95 पेंशन भोगियों को 1,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये पेंशन करने पर विचार कर रही है, क्योंकि 65 लाख से अधिक सेवानिवृत्त लोगों के लिए 800% की बढ़ोतरी होगी। सरकार जल्द ही EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन जो है वो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर सकती है। ट्रेड यूनियन ने बजट पूर्व वार्ताओं के लिए इसके दौरान मांग की थी कि बढ़ती जीवन यापन लागत को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते से जोड़ने का आग्रह किया था, और EPS 95 नियोक्ताओं के अंशदान और सरकारी सहायता वित्तीय पोषी जो सुरक्षा है उसको पेंशन को जो मिनिमम पेंशन 2014 से 1,000 रुपये मिल रही है इसे बढ़ाने की मांग की है। और सरकार ने इस पर संकेत भी दिए थे कि इस पर
जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। बजट से पहले ये बड़ी खबर आई है। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।